स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल केमिस्ट्री सखा पे। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। आपका जो चैप्टर चल रहा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था बाय यूजिंग बोर्स मॉडल, और फिर हम लोगों ने बोर्स मॉडल के ड्रॉबैक्स भी पढ़ लिए थे। उन ड्रॉबैक्स में अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने ये बताया था कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, मतलब जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के अलावा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहाँ के स्पेक्ट्रम को बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता है। जीमेंस इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता है, और 3D मॉडल नहीं बताता है एटम का, और मोर ओवर सबसे बड़ा झटका जो दिया था बोर मॉडल को वो दिया था डी ब्रॉगली थ्योरी और हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। तो ये डी ब्रॉगली थ्योरी और हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थे क्या, और इन्होंने बोर मॉडल को कैसे झटका दिया था, मतलब बोर मॉडल को कैसे फेल किया था, ये हमें तभी पता लग पाएगा जब हम डी ब्रॉगली थ्योरी और हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। आप ऐसे भी मान सकते हो कि जो डी ब्रॉगली थ्योरी और हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैं, दे आर द बेसिस फॉर द मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको जो मॉडर्न वाला मॉडल आएगा, लेटेस्ट मॉडल जो है, उसको हम कहते हैं वेब मैकेनिकल मॉडल। तो वेब मैकेनिकल मॉडल की जो नींव रखी थी वो डी ब्रॉगली थ्योरी और हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ही रखी थी। तो ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि डी ब्रॉगली थ्योरी क्या है और हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, और इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी खूब पूछे जाते हैं। तो आप कॉपी और पेन निकालिए और तैयार हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। बात करेंगे हम यहाँ पर एक फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस डी ब्रॉगली के बारे में। उनके बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उनकी थ्योरी के बारे में। तो डालें हेडिंग डी ब्रॉगली थ्योरी। ये है डी ब्रॉगली, स्मॉल डी ही बनता है, इससे पहले लुइस है, LOUIS, वो L कैपिटल होता है। ये कुछ तरीका होगा उन लोगों का नाम लिखने का। मैंने ये देखा है जहाँ जहाँ पर भी डी करके नाम आता है तो जो डी होता है वो स्मॉल ही होता है। रीज़न मुझे नहीं पता है, बस देखा है मैंने। तो ये है डी ब्रॉगली थ्योरी। डी ब्रॉगली थ्योरी क्या है, थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं, फिर हम लिखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ी थी। आइंस्टीन की थ्योरी नहीं पढ़ी थी, बस इतना जाना था, आइंस्टीन ने ये प्रूव किया था या ये बताया था कि लाइट का डुअल नेचर होता है। मतलब भैया लाइट जो है वो वेव तो है ही है और साथ में पार्टिकल भी है। मजबूरी थी, सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते थे, ना तो वेव नेचर से ना पार्टिकल नेचर से, तो दोनों ही नेचर्स को माना गया था, लाइट का डुअल नेचर। और डी ब्रॉगली थ्योरी में कहा गया था जो मटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हम मैटर मानते हैं, वो तो एनर्जी थी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो तो एनर्जी थी। दुनिया में दो ही चीज़ें होती हैं, एनर्जी और मैटर। तो एनर्जी का तो डुअल नेचर प्रूव कर दिया, मतलब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। जो मटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स होते हैं उनका भी डुअल नेचर होता है, डी ब्रॉगली थ्योरी में ये कहा गया। डी ब्रॉगली थ्योरी में बोला गया लाइक फोटॉन्स, या आप ऐसे भी कह सकते हो लाइक एनर्जी की तरह जो मटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स हैं, मटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स वो वाले जिनका मास बहुत कम है, जो माइक्रोस्कोपिक हैं, वहीं पे ये एप्लीकेबल है। हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। लेकिन थ्योरी अगर हमें लिखनी पड़े तो आपकी जो हेडिंग पड़ी है डी ब्रॉगली थ्योरी, इसमें आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैटर के ब्रैकेट में आप लिख लो
माइक्रोस्कोपिक मटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ब्रैकेट क्लोज कर दो। जो डी ब्रॉगली थ्योरी है वो केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही एप्लीकेबल है, इसलिए आपको यहां पर हम ये लिखा रहे हैं। तो क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैटर, ब्रैकेट में आपने लिखा होगा माइक्रोस्कोपिक मटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स, क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ब्रैकेट क्लोज्ड, ऑल्सो हैज डुअल नेचर लाइक एनर्जी, लाइक एनर्जी। ब्रैकेट में आप फोटॉन्स भी लिख सकते हो, क्योंकि कई किताबों में फोटॉन्स लिखा गया है। लाइक फोटॉन्स, मैटर का भी क्या होता है? डुअल नेचर होता है। तो आपने लिखा है मैटर ऑल्सो हैज डुअल नेचर, फुल स्टॉप के बाद, दैट इज मैटर इज पार्टिकल एज वेल एज वेव। फिर आगे लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद, द वेव्स एसोसिएटेड विद मैटर आर कॉल्ड मैटर वेव्स। जो वेव्स मैटर के साथ जुड़ी होती हैं उनका नाम होता है मैटर वेव्स, और जो एनर्जी के साथ होती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये होती हैं मैटर वेव्स। द वेव्स एसोसिएटेड विद मैटर आर कॉल्ड मैटर वेव्स। फुल स्टॉप के बाद फिर लिखेंगे, द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स कैन बी कैलकुलेटेड बाई, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स कैन बी कैलकुलेटेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ये एक इक्वेशन है, इसको हम कहते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। ये डी ब्रॉगली इक्वेशन है। तो ये डी ब्रॉगली की थ्योरी है भैया। अब समस्याएं तो कई खड़ी हो गई, बोर मॉडल तो फेल हुआ ही हुआ, समस्याएं ये भी आ गई कि भाई डी ब्रॉगली थ्योरी सही है भी या नहीं, मतलब इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन करेंगे, इसके अलावा ये थ्योरी कहाँ पर एप्लीकेबल है, कहाँ पर ठीक है और कहाँ पर ठीक नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि थ्योरी सही है या नहीं। तो डालेंगे हेडिंग वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कई लोगों ने किया, तो सबसे पहले जो वेरिफिकेशन किया था वो किया था, साइंटिस्ट हुआ करते थे डेविसन एंड जर्मर। 1926 या 27 के आसपास इन्होंने किया था। इन्होंने किया क्या, जरा समझिएगा। ये निकिल का क्रिस्टल लिया, निकिल क्रिस्टल है, इस पर इन्होंने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम को स्ट्राइक कराया। ये आपको दिख रहा है इस तरीके से, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बीम है। इलेक्ट्रॉन बीम को स्ट्राइक कराया, जो इलेक्ट्रॉन बीम हुई उसका रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्ट, तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम। और इस रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम को रिसीव किया फोटोग्राफिक प्लेट पे, इस तरीके से दिखाया जाता है। डिफ्रैक्टेड कहें तो ज़्यादा अच्छा है, इस तरीके से। ये फोटोग्राफिक प्लेट है। क्या देखते हैं ये, जो ये डिफ्रैक्टेड बीम थी, इलेक्ट्रॉन बीम थी, फोटोग्राफिक प्लेट तो 2D थी, वो ऑब्वियसली 3D होगी, लेकिन अगर हम 2D स्ट्रक्चर बनाएं तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को लेते हैं। मार्कर से एग्जैक्टली बनाया नहीं जा सकता, तो जो इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न था उसमें कंसेंट्रिक रिंग्स थी इस तरीके से, नॉट लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड होना पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है, और ये कंसेंट्रिक रिंग्स जो होती हैं ये होती हैं डीलोकलाइज्ड। ये कंसेंट्रिक रिंग्स थी, इसको हम कहेंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न। जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला था इलेक्ट्रॉन बीम का वो ऐसा था, और ये बिल्कुल एक्सरेज के डिफ्रैक्शन पैटर्न की तरह था, सिमिलर टू डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ एक्स रेज।
खास बात इसकी यही थी, ये कंसेंट्रिक रिंग्स थी, आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो बात आती है डी ब्रॉगली थ्योरी के वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन में आप पता नहीं कितने नंबर का आपके यहाँ लिखने को आता है, जैसा क्वेश्चन आता है वैसा आप करिएगा। डेविसन और जर्मर ने किया था, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन बीम को, इसमें हम लिखाएंगे नहीं थ्योरी, कोई फ़ायदा नहीं होता है कहानी लिखाने से। इलेक्ट्रॉन बीम को निकिल क्रिस्टल पे डाला, डिफ्रैक्टेड बीम को फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव किया, और जो डिफ्रैक्शन पैटर्न था वो कंसेंट्रिक रिंग्स थी उसमें, जो कि बिल्कुल मैच करता था डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ एक्स रेज से। और ये आपको पता है एक्स रेज क्या होती हैं, वो तो वेव्स होती हैं, उनके अंदर वेव कैरेक्टर होता है। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न जब एक्स रेज से मैच कर रहा है, दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन्स के अंदर यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी वेव कैरेक्टर होता है। थॉमसन ने भी ये प्रूव कर दिया था, उन्होंने निकिल क्रिस्टल की जगह गोल्ड की फॉइल को लिया था और लगभग सिमिलर ऑब्जर्वेशन उन्हें भी मिला था, तो उन्होंने भी प्रूव किया था, बट सबसे पहले इन्होंने किया था। तो अगर आपको लिखना हो तो डी ब्रॉगली थ्योरी आप लिख चुके हो, इक्वेशन लिख चुके हो, वेरिफिकेशन अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे बाय डेविसन एंड जर्मर। उसके बाद आप लिखेंगे ही स्ट्राइक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम, ही नहीं दे होगा, दे स्ट्राइक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम ऑन निकिल क्रिस्टल। फिर आगे लिखेंगे कॉमा लगा के, डिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड दोनों ही लिख सकते हो, पैटर्न वाज रिसीव्ड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न had concentric rings, diffraction pattern was same as the diffraction pattern of X-rays, which proves that electrons also have wave character। तो ये इतना बस आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहीं पे आपको बता दें कंफ्यूजन का मुद्दा क्या बनता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, पूछे जाएंगे भी। क्वेश्चन आए, हु गेव द वेव नेचर ऑफ मैटर या वेव करेक्टर ऑफ पार्टिकल, वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के वेव करेक्टर को किसने दिया या मैटर के वेव करेक्टर को किसने प्रपोज किया? आंसर क्या होगा? डी ब्रॉगली। और अगर क्वेश्चन आए हु प्रूव्ड द वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डी ब्रॉगली आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा डेविसन एंड जर्मर। डेविसन एंड जर्मर ने प्रूव किया था, इन्होंने प्रपोज किया था। तो वेरिफिकेशन हमने कराया है, इसलिए अलग से आपको लिखाया है कि किसने किया था, डेविसन एंड जर्मर ने किया था। तो प्रूव करने वाली बात अगर पूछी जाए तो आप आंसर डेविसन एंड जर्मर देंगे, और अगर दिया किसने तो नाम आएगा डी ब्रॉगली साहब का। तो ये मतलब पक्का हो गया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव करेक्टर होता है, मतलब डी ब्रॉगली थ्योरी सही है। अब जरा हम ये बात कर लेते हैं कि डी ब्रॉगली थ्योरी कहां तक सही है। तो डालेंगे हेडिंग सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली थ्योरी। सिग्निफिकेंस से ये पता लगेगा कि इस थ्योरी को कहां पे लगाना ठीक है और कहां पे लगाना ठीक नहीं है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली थ्योरी में हम एक डेली लाइफ पार्टिकल ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ऑर्डिनरी लाइफ पार्टिकल, आप लिख लीजिएगा ऑर्डिनरी लाइफ पार्टिकल या डेली लाइफ पार्टिकल। डेली लाइफ ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, और एग्जाम्पल इसका लिया हमने मूविंग स्कूटर। स्कूटर चल रहा है भैया, मूव कर रहा है, थोड़ा साइड में रहना। मूविंग स्कूटर, कितना मास होता है स्कूटर का? मास ले लेते हैं, चलो 1 क्विंटल ले लेते हैं, 100 किलोग्राम। और इसकी स्पीड क्या 10 मीटर पर सेकेंड अगर ले लें, 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये हो गया 1 मिनट में कितना हो जाएगा? तो 1 मिनट में 60 से मल्टीप्लाई करोगे 600 मीटर। हाँ ठीक है, चलता है। अब जरा एक काम करते हैं, वेव लेंथ निकालते हैं। वेव लेंथ निकालेंगे तो क्या आएगा? h/mv।
6.626 इंटू 10⁻⁻34, मास 100 kg, ये 10, कुल मिला के 1000 बन गया नीचे। 6.626 इंटू 10⁻⁻37 मीटर। टू स्मॉल, दो ही बनते हैं भाई, आप दो ही बनाइएगा, बहुत छोटी है। तो आप ये कहेंगे इतना करने के बाद, विद डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स associated wavelength is too small, which has no significance in daily life. Hence, de Broglie theory is not significant for ordinary life objects या daily life objects. वहाँ पर ये थ्योरी फेल है। फेल नहीं है मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है। फेल कहना गलत होगा, बट इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि इन वेव्स को, जिनकी वेवलेंथ इतनी कम है, हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, कोई ऑब्जर्वेशन का तरीका ही नहीं है और हमारे लिए बिल्कुल बेकार हैं, तो सिग्निफिकेंट नहीं है। अच्छा, इसी थ्योरी को अब हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन। मूविंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास आप सबको पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। अपने स्वार्थ के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसको लगभग हम 10⁻⁻30 kg मान लेंगे। सेल्फिश तो होते ही हैं हम लोग, इसको 10 मान लिया। अच्छा, जो स्पीड होती है वो बोर की बात मान लेते हैं, इतनी तो होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब हम यहाँ पर वेवलेंथ निकाल रहे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू आएगा h/mv। जब हम h की वैल्यू रखेंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और नीचे वैल्यू कितनी लाएंगे, एक तो m ले लिया हमने 10⁻30 kg और v ले लिया 10⁵, तो कुल मिला के 6.626 इंटू 10⁻34 प्लस का 30 माइनस का 5, ये वैल्यू चलो हम 10⁻⁹ मीटर ले लेते हैं राउंड ऑफ करके। और ये कैसी है, इट इज ऑब्जर्वेबल एंड सिग्निफिकेंट, तो हम यही लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व, हेंस डी ब्रॉगली थ्योरी इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स विच हैव वेरी लेस मास, जिनका मास जो होता है वो बहुत कम होता है। तो डी ब्रॉगली थ्योरी की एक लिमिटेशन ये आ गई निकल के कि केवल ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिनका मास बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, उन्हीं के लिए सिग्निफिकेंट है। ये सिग्निफिकेंट नहीं है उन पार्टिकल्स, उन ऑब्जेक्ट्स, उन मैटर्स के लिए जो हमारी ज़िंदगी के साथ, ऑर्डिनरी लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। बॉल ले लीजिए, क्रिकेट बॉल ले लीजिए, कोई मूविंग स्कूटर ले लीजिए, बस, ट्रेन या हम खुद, उनके साथ ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये तो वेरिफिकेशन और लिमिटेशन या सिग्निफिकेंस जो भी है वो हो गया इनका। अच्छा, अब एक मुद्दा और बनता है कि अब वेव्स ये दो टाइप की आ गई, अच्छी बनी है डिजाइन। वेव्स जो दो टाइप की आई हैं, वो एक तो आई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दूसरी आई हैं मैटर वेव्स। दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं ये भी आपसे पूछे गए हैं, तो आप पेज को ऐसे करके डिवाइड करिएगा और एक तरफ डालिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दूसरी तरफ आप डालेंगे हेडिंग मैटर वेव्स, और कुछ डिफरेंसेस लिखेंगे। जब हम आपको लिखाएंगे उसी समय आपको ये क्लियर होते चले जाएंगे। पहला पॉइंट आप लिखेंगे एसोसिएटेड विद एनर्जी, यहां लिखेंगे विद मैटर। दूसरा पॉइंट, विद दीज वेव्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर एसोसिएटेड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जुड़ी होती है इनके साथ, आपको पढ़ाया जा चुका है, यहां पर नॉट एसोसिएटेड। तीसरी बात, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, यहां पर दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर
प्रोपोगेशन। चौथी बात, दे ट्रैवल विद कांस्टेंट स्पीड विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे आप लिखेंगे स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, कुछ पता ही नहीं है स्पीड के बारे में, किस स्पीड से चलेंगी। स्पीड इज नॉट कांस्टेंट एंड डिपेंड्स, शायद ऐसा कुछ देखा गया होगा, ऑन स्पीड ऑफ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो जो उनका सोर्स होता है उस सोर्स से वो अलग हो सकती हैं, लेकिन जो मैटर वेव्स होती हैं वो सोर्स से कभी भी अलग नहीं होती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ी हैं तो उससे ऐसा नहीं कि ट्रैवल कर जाएं, कहीं भी चली जाएं दुनिया में घूमने फिरने के लिए। तो लिखोगे यहाँ पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लीव द सोर्स, और यहाँ पर दे कैन नॉट लीव द सोर्स, दे आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद या लिंक्ड विद देयर सोर्स। ये इनमें डिफरेंसेस हो गए, आपने बहुत अच्छे से लिख लिए, बढ़िया से, बहुत बढ़िया बात है। तो ये इसमें डिफरेंस हो गया। डी ब्रॉगली थ्योरी, देखो क्या क्या पढ़ा, डी ब्रॉगली थ्योरी पढ़ ली। डी ब्रॉगली थ्योरी पढ़ने के बाद उसका हम लोगों ने वेरिफिकेशन कर लिया, डेविसन और जर्मर ने वेरिफिकेशन किया था, हमने बस उसको पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने डी ब्रॉगली थ्योरी का सिग्निफिकेंस पढ़ लिया, मैटर वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अंतर पढ़ लिया, डिफरेंस कर लिया। तो अब बारी किसकी बनती है? ऑफ कोर्स अब बारी बनती है न्यूमेरिकल्स की, यानी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या डी ब्रॉगली थ्योरी से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी। भैया डी ब्रॉगली थ्योरी ने इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर बताया कि मतलब वेव कैरेक्टर भी होता है, और जो बोर मॉडल दिया गया था वो प्योरली इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के दिया गया था, और वेव कैरेक्टर जब प्रूव हो गया तो फिर एक दाग तो लगता ही है बोर मॉडल पे कि इन्होंने इसको प्योरली क्या मान लिया, पार्टिकल। तो प्योरली पार्टिकल मान के हमें मॉडल नहीं देना चाहिए था, लेकिन गलत भी नहीं है बोर मॉडल। गलत इसलिए नहीं है क्योंकि डी ब्रॉगली ने ये थोड़ी ना कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो केवल वेव होता है, पार्टिकल भी तो होता है। तो अभी भी ये स्थिति जो है वो बड़ी क्रिटिकल बनी हुई है कि पार्टिकल के अकॉर्डिंग दें या वेव, हालांकि वो वेव मैकेनिक्स से ही दिया गया है, मतलब जो मॉडल लास्ट में दिया गया है फाइनल वाला, उसमें डुअल नेचर मान के दिया गया है, वही सही है, लेकिन उसको पढ़ पाना सबके बस की बात नहीं होती है। वो होती है वेव मैकेनिक्स, उसमें लगती है तगड़ी वाली मैथ्स। तो इसलिए जो ज़्यादातर चीज़ें जो निकाली जाती हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, या जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, चाहे आपका स्कूल एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो उसमें क्वेश्चंस वेव मैकेनिकल मॉडल से ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस ज़्यादातर बोर मॉडल से ही आते हैं। कोई भी वजह हो, जो वजह मैंने बताई आपको शायद वो हो, या कोई भी वजह हो, बट क्वेश्चंस जो आईआईटी तक आते हैं उसके बाद का छोड़ दीजिए, और एग्ज़ाम्स होते हैं उनका आप रहने दीजिए। आप आईआईटी तक की बात करें, नीट या आईआईटी की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो वेव मैकेनिकल मॉडल से क्वेश्चंस फिलहाल नहीं आते हैं। तो चलिए डी ब्रॉगली थ्योरी से हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा, कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैविंग मास 500 ग्राम, हैविंग मास कितना है, 500 ग्राम है, एंड स्पीड इसकी जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। भैया वीडियो पॉज कर लो, इसी में भलाई है। इससे आसान क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है पूरे चैप्टर में, इसलिए चुपचाप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो और उसके बाद मेरे साथ यहाँ पर जुड़ो आके। तो लैम्डा निकालना है, लैम्डा इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, H/mv। सब कुछ SI यूनिट्स में है तो जरूरी है इसको भी हम SI यूनिट में कन्वर्ट कर लें। तो ये हो गया किलोग्राम, ये हो गया 6.626 इंटू 10⁻⁻34 हो जाएगा। मास की वैल्यू 0.5 रखोगे और V की जो वैल्यू होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड होगी, यानी ये कुल मिला के 5 बन जाएगा। 5 से जब इसको भाग दोगे तो 5 एकम 5, एक बचा 16 हो गया, 5 × 3 = 15। भैया हमने ऐसे ही पढ़े हैं पहाड़े, आप लोग टेबल पढ़ते हो, हम पहाड़े पढ़ते हैं।
चलो ये 1.3 ही मान लो, इंटू 10⁻⁻34 और मीटर में ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके ये हो गया क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो थोड़ा सा टफ होगा। क्वेश्चन है, लिखें, टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी हैव रेशियो 2:1, have ratio 2:1 of their momentum, तो इनके मोमेंटम्स का जो रेशियो है वो 2:1 है। लिखें फुल स्टॉप के बाद, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल ए, wavelength of the wave associated with particle A is, इसके साथ जो wavelength है is 5 × 10⁻⁻8 मीटर। wavelength of the wave associated with particle A is 5 × 10⁻⁸ meter. Then calculate the wavelength associated with, calculate the wavelength of the wave associated with particle B, ये आपको निकालनी है। देखो भैया निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कुछ ज़्यादा है नहीं वैसे भी, इसमें भी ये बात पक्की है, मोमेंटम को हम P से दिखाते हैं। चलो पहले थोड़ा सा और कुछ करते हैं। आपने पढ़ा लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, H/mv। mv को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं P, और P का मतलब क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। और ये जो साइंटिस्ट थे ना डी ब्रॉगली, ये फिजिक्स के थे, केमिस्ट्री के नहीं थे। मतलब केमिस्ट्री में कोई भी घुस जाता है, बायोलॉजी वाला भी आ जाता है, फिजिक्स वाला भी आ जाता है, ये लीनियर मोमेंटम। तो लैम्डा इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, H/P कह सकते हैं। अब ये दो ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर हम कहें, H तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू, चलो पूरा करके दिखा देते हैं। लैम्डा A इज इक्वल टू क्या होगा, H तो कांस्टेंट रहेगा, PA होगा, और लैम्डा V जो होगा वो क्या होगा, H कांस्टेंट होगा, नीचे क्या आएगा, PB आएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अगर हम लैम्डा A/λV की बात करें तो H तो कटने वाला है, कैंसिल हो गया बेचारा, तो ऊपर क्या आ गया, PB, और नीचे आ गया PA, ऐसे करके। अच्छा बेटा, लैम्डा ए दिया गया है आपको 5 × 10⁻⁻8, और लैम्डा बी आपको निकालना है, और ये PB/PA, बेसिकली PA/PB कितना है, ये चीज़ जो दी गई है यहीं पे देखो, PA/PB ये दिया गया है आपको 2/1। हमें क्या लगाना है, PB/PA, यानी ये कितना होगा, 1/2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो लैम्डा V की वैल्यू बनेगी 2 × 5 × 10⁻⁸। 5 दूनी 10 होते हैं, 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁷ मीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो एक ये क्वेश्चन बनता है डी ब्रॉगली थ्योरी से। अब अगर हम थोड़ा सा और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें तो चलो लिख लेते हैं क्वेश्चन। लिखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दी गई है आपको। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे कैलकुलेट the wavelength of the wave, calculate the wavelength of the wave associated with electron। देखते हैं, पहले तो आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड है। देखो भैया, काइनेटिक एनर्जी आपको दे दी गई
ई के इलेक्ट्रॉन की, ये है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बड़ी समस्या खड़ी हो गई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है, लेकिन जो हम स्पीड निकालेंगे वो मीटर पर सेकंड यानी SI यूनिट्स में निकालेंगे। इसके अलावा बाकी की जितनी क्वांटिटीज़ हमारे पास होंगी, H होगा, M होगा, वो सब SI यूनिट्स में होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि इस काइनेटिक एनर्जी को हम बदल लें, किसमें? जूल में। तो ये बात आपको पता होगी, पहले से बताई हुई है, लेकिन फिर बता रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो गई। अच्छा, आपने काइनेटिक एनर्जी से क्या करना है? स्पीड निकालनी है। ये मैं आपको एक्चुअली फार्मूला ड्राइव करके दे देता हूँ, ज़्यादा एफिशिएंट है कि आप स्पीड निकालो, फिर लैम्डा क्या करेंगे भाई, यहाँ से हम हाफ mv² लगाएंगे, हाफ mv² इतना हो जाएगा। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे? v निकालेंगे, और फिर v की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv में। तब हम क्या करेंगे? तब हम लैम्डा निकालेंगे। तो डबल कैलकुलेशन हो जाएगी। तो डबल कैलकुलेशन को हम सिंगल कैलकुलेशन में बदल रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को किया करें। देखो, काइनेटिक एनर्जी E के इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv² होता है। ये बात सबको पता है, ये हम सोल्यूशन दे रहे हैं इसका। यहां से आप जरा चेक करो, v² कितना बनेगा? v² बनेगा 2ek/m, और v कितना बन जाएगा? √2ek/m। चलो ठीक है भैया, इसको चलो 1 मान लेते हैं। अब आप जरा चेक करो, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? h/mv। अब हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? देखो, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, वो भी आप लिख सकते हो। तो जब आप पुट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी h/m। m तो ये है ही है, ये वाला, और v की जगह आप ये रखोगे तो ये हो जाएगा 2ek/m। एक काम करते हैं, ये इस m को हमने √m इंटू √m लिख लिया। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। इसको देखो √2ek, और नीचे ये √m। अब हमने देखो ये काट दिया, तो लैम्डा कितना बना? h/√2ek/m। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये फार्मूला लगा लिया करो सीधे। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। इस फार्मूले को आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। कुछ ही फार्मूले याद करने के लिए हम आपको बोलते हैं, अदरवाइज बोलते ही नहीं है कि फार्मूला आप रटो, तुरंत का तुरंत ही आपको करना होता है। लेकिन कुछ फार्मूले याद करने में ही भलाई होती है, क्योंकि हमारा टाइम बहुत बच जाता है। तो ये फार्मूला बन गया। अब हम क्या करते हैं? वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h होगा 6.626 इंटू 10⁻34, और 2 तो 2 ही रहेगा। काइनेटिक एनर्जी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा, और m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 होगा। इसका तो लेना पड़ेगा ये स्क्वायर रूट लहराते हुए मैनर में, तो -19 है। इसको चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34। नीचे वाले पार्ट को हम सॉल्व अगर करें तो पावर्स ये तो जुड़ जाएंगी माइनस माइनस वाली। जब माइनस माइनस वाली पावर्स को हम जोड़ेंगे तो 19 और 31 यानी 30 और 20 50 बनता है, जाके 50 बनेगा। और ये कितना बनेगा? इसको अगर हम 9 मान लें तो 2 18 हो जाएगा, या इसकी मल्टीप्लाई करें 3.2 होगा। 3.2 और 9.1 की मल्टीप्लाई करें तो 3.2 9.1, किसी को मल्टीप्लाई कर लो। हम इससे इसको कर रहे हैं 2 1 2 18, और 3 से करोगे तो 3 और 27 होते हैं। तो ये 2 8 3 11 7 1 8 1 9 हो जाएगा, और ये 2 कुल मिला के वैल्यू कितनी आएगी? 29। तो ये वैल्यू आ गई 29, और 29 का लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट।
ये पावर 50 हो गई, 50 का स्क्वायर रूट तो 25 में आ जाएगा। 29 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो 5 5 25 होता है और 6 6 36 होता है। तो ना तो 6 आएगा ना 5 आएगा, 5 से कुछ ज़्यादा आएगा, आप चेक कर लेना, 5.2 के करीब आना चाहिए, ये मेरा सेंस कहता है, जो कि गलत भी हो सकता है। 10 टू दी पावर माइनस कितना हो गया 25। और ये आने के बाद जब लैम्डा को आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी। इससे जब आप इसको भाग देंगे तो ये 52 हो जाएगा, पहले 52 हो जाएगा तो 1 आ गया क्वेश्चन, 1 आया, बचा कितना, 6 से 2 गया, 4 बचा, 1 1 4 0 0 आ गया। फिर हमें भाग किससे देना है 52 से, 52 से भाग दोगे 142 को तो लगभग कितना हो जाएगा 3। तो ये वैल्यू बनेगी जाके 1.3 के करीब इनटू 10 टू दी पावर माइनस, जब 25 ऊपर ले जाओगे तो प्लस में होगा -9 मीटर। तो ये वैल्यू बन जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत कॉमन होते हैं डी ब्रॉगली थ्योरी से। एक क्वेश्चन और है कॉन्सेप्चुअल, वो भी मैं आपको कराता हूं और फिर डी ब्रॉगली थ्योरी को ख़त्म करता हूं। बाकी क्वेश्चंस आप खुद ही प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जरा सुन लो, हो सकता है कि अंग्रेजी में जब उसको हम लिखाएं तो भाषा हमारी थोड़ी अच्छी ना हो, अंग्रेजी वैसे वीक है। क्वेश्चन ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर भी माना गया है और इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी माना गया है। तो अगर हम दोनों नेचर मान लें, इलेक्ट्रॉन किसी शेल में घूम रहा है, लेकिन वेव की फॉर्म में घूम रहा है, तो मान लो कि वो शेल नंबर, ये IIT में आ चुका है क्वेश्चन, शेल नंबर 3 में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कितनी वेव्स बनाएगा थर्ड शेल में। हम थर्ड का नहीं निकालेंगे, हम शेल मानेंगे nth। अगर व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन nth शेल, देन हाउ मेनी वेव्स विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन। अरे वाह, बढ़िया अंग्रेजी बन गई। लिखो क्वेश्चन, when electron is moving in nth Bohr orbit, when electron is moving in nth Bohr orbit, full stop या कॉमा लगा के, how many waves will be constructed by the electron, how many waves will be constructed by the electron in nth orbit। nth orbit कहो या nth shell कहो, बात एक ही है। हम ये मान लेते हैं, मानना तो पड़ता है, लेट्स से इलेक्ट्रॉन कंस्ट्रक्ट, धांसू वाली आवाज आ रही है, इलेक्ट्रॉन कंस्ट्रक्ट x नंबर ऑफ वेव्स, x नंबर ऑफ वेव्स बनाता है। और शेल नंबर कौन सा है, nth है। n की वैल्यू 1 2 3 4 आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो। हमने ये मान लिया। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितनी होती है अगर किसी भी शेल में घूम रहा है? टोटल डिस्टेंस, या आप एक काम करें सरकमफ्रेंस लिखें ना, सरकमफ्रेंस ऑफ शेल, ये कितनी होगी 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो ये मानना पड़ेगा, देन 2 पाई आर किसके बराबर होगा, x इंटू लैम्डा के। देखो क्या है ये, जरा समझना। 2 पाई आर तो डिस्टेंस है पूरी शेल की जो ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रॉन, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितनी वेव्स बनाएगा, x, और एक वेव की लंबाई कितनी होती है, लैम्डा। तो एक वेव लैम्डा, दूसरी वेव फिर लैम्डा, तीसरी फिर लैम्डा, ऐसे करके लैम्डा के मल्टीपल में ही तो आना चाहिए, राइट। तो ये बस आप ये नहीं मानेंगे कि हाँ आधी वेव भी बनती है या चौथाई वेव भी बनती है, बस हमने ये माना कि हाँ x वेव्स बनती हैं और 2 पाई आर में जो वेव लेंथ हो जाएगी वो कितनी होगी, x इंटू लैम्डा होगी। अच्छा अब देखो 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या होगा, x इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, h अपॉन mv। ऐसा किसने कहा, ऐसा डी ब्रॉगली ने कहा। तो ये हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, यहां पर mv को ले आते हैं। तो ये कितना बना, mvr,
2 पाई रह गया अभी, इज इक्वल टू x इंटू एच अपॉन नीचे हम क्या ले आए 2 पाई। MBR क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, राइट। MBR किसके बराबर होता है? एंगुलर मोमेंटम। तो जब इसको हम ले आए h अपॉन 2 पाई को यहां पे, MBR होता है NH अपॉन 2 पाई के बराबर। ऐसा कहां कहा गया? बोर में। अपनी सारी चीजें लिखते हुए चलना। ये तो हमने मान लिया कि अगर x वेव्स बनाता है तो 2 पाई r किसके बराबर होगा? x इंटू लैम्डा के। हमने लैम्डा की जगह क्या रखा भैया? h अपॉन एम बी। ये किसने किया था? डी ब्रोगली ने। ये अपना लिख लेना अगर भूल जाओ तो। फिर हमने एम बी को यहां उठा लिया, MBR मतलब एंगुलर मोमेंटम बना लिया, 2 पाई हम वहां ले गए, और ये MBR NH अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। ये बोर मॉडल में कहा गया। दोनों को मिलाकर ही तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर ऑर्बिट की बात की गई है और डी ब्रोगली थ्योरी की बात की गई है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो h अपॉन 2 पाई को अगर हम कैंसिल कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n। मतलब जितने नंबर वाला शेल होगा उतनी वेव्स बनेंगी। अगर जो IIT में क्वेश्चन आया था, इफ n इज इक्वल टू 3, दैट इज शेल कौन सी है? थर्ड। शेल अगर थर्ड है तो नंबर ऑफ वेव्स, तो आप n की जगह 3 रख के चलते पहले से ही। नंबर ऑफ वेव्स कितनी बनेंगी? 3 बनेंगी। ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहां से। तो ये डी ब्रोगली थ्योरी पूरी तरीके से खत्म हो गई। जिस दिन आपको ये लेक्चर डिलीवर किया जाएगा उस दिन आपको डी ब्रोगली थ्योरी के 5-7 क्वेश्चन्स भी दिए जाएंगे। आप क्वेश्चंस लगाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। चाहे आप एकेडमिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे जेई मेन के करें, ये फिर जेई एडवांस के क्वेश्चन में क्या होता है ना कि होता तो सब कुछ यही है, लेकिन उसमें ट्विस्टिंग इतनी हो जाती है ना, उसको वो बहुत अच्छे लेवल पे तैयार कर देते हैं। फिर आपको IQ आपका जो है वो मैटर करता है वहाँ पे, कि अगर आपका दिमाग अच्छा है तो आप चीज़ों को पकड़ पाओगे, अदरवाइज आप नहीं पकड़ पाओगे। तो IQ अच्छा होने के बाद भी नहीं पकड़ सकते अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस मेन है। IQ अच्छा है और प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं कर पाओगे। IQ खराब है और प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करवाएंगे आपको बाद के, जब जेई एडवांस वाला पढ़ाएंगे। ये तो जेई मेंस और नीट तक का ही है, तो ये आप कर लीजिए। डी ब्रोगली थ्योरी हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, और जो वेव मैकेनिकल मॉडल है उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। और फिर आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट आता है, क्वांटम नंबर्स आती हैं। तो वेव मैकेनिकल मॉडल ख़त्म करने के बाद मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 लेक्चर का हो गया, क्वांटम नंबर 1 लेक्चर की हो गई, टोटल 3 लेक्चर का काम बचेगा उसके बाद। मतलब 1, 3, 4 लेक्चर्स और आएंगे अभी कम से कम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। तो ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, नोट्स बनाइए बढ़िया से, और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो दूसरों को भी बेनिफिट पहुंचाइए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी सारे जितने काम जो आपके फ़ायदे के, हमारे फ़ायदे के हैं, वो सब कीजिए, नुकसान वाले मत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।